ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर को शुरू किया था। उससे पहले अगर आपका सेकंड चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो काइंडली आप पूछ लें ताकि उसको पहले क्लैरिफाई कर लें। अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। थर्ड चैप्टर में हमने डिफरेंट तरह की जो लोकेशन थी, यानी आपके पास आइडेंटिफिकेशन थी लोकेशन के, मेजर ऑफ लोकेशन की, उसको स्टडी करना शुरू किया था, जिसमें आपके पास डिफरेंट तरह के मीन, मीडियंस और आपके पास मॉडर्न इन्वॉल्व हो रहे थे। इसके अलावा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो आपके पास थी सिंपल अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को जो है अरिथमेटिक मीन को जो हमने स्टार्ट किया था, तो अनग्रुप डाटा के लिए सिंपल आपके पास अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होती है? आपके पास अरिथमेटिक मीन आपके पास समेशन ऑफ योर वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज के इक्वल होती है। अनग्रुप डाटा के लिए जब आपके पास सिंपल वैल्यूज लिखी हो तो आप क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज को। ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाता है, जिसको आप म्यू के साथ शो करते हैं। और म्यू आपका अरिथमेटिक मीन कहलाता है। जैसे इस एग्जांपल में 3.1 में हमने देखा था, हमने सारी वैल्यूज को क्या किया था कि एडअप किया था और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दिया था, अरिथमेटिक मीन आ गया था। अगर आपने करेक्ट करना हो किसी वैल्यू को तो आप समेशन को दोबारा जो है वो रेक्टिफाई करते हैं, यानी समेशन में आप उतनी ही वैल्यू जो आपकी गलत वैल्यू है उसको माइनस करते हैं, और जितनी आपने सही वैल्यू को ऐड करना हो वो ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज चूंकि सेम रह रही होती हैं तो उन्हीं वैल्यू से आप डिवाइड करते थे, तो आपके पास अपडेटेड और करेक्टेड मीन आ जाती थी। नेक्स्ट हमने देखा था आपके पास अगर ग्रुप डाटा हो तो ग्रुप डाटा के केस में आपके पास जो फॉर्मूला बनता था अरिथमेटिक मीन का, वो आपके पास होता था जी समेशन आप करते थे एफ और वाई आई एफ आई और वाई आई क्या होता था, इनकी मल्टीप्लाई करते थे आप। वाई आई आपके पास हर क्लास का मीडियन होता था, यानी मिड पॉइंट होता था। आप हर क्लास के मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करते थे उस क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो एक कॉलम आप क्रिएट करते थे, उस कॉलम का आप समेशन करते थे एंड, और उसको डिवाइड करते थे सिग्मा एफ आई के साथ, जो कि आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज के इक्वल होता है। तो इसकी जो एग्जांपल थी इसमें हमने देखा था कि आपके पास अगर क्लास की लिमिट्स हैं 86 से 90 तक आपकी पहली क्लास लाई कर रही है, तो उसका मिड पॉइंट आपके पास निकल आता था। सेम फ्रीक्वेंसी आपके पास पहले से मौजूद होती थी, तो फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई करते थे मिड पॉइंट के साथ, तो आपके पास एफ आई वाई आई का कॉलम आ जाता था, जो लास्ट कॉलम है उसको आप सम अप करते थे। सम अप करने के बाद जो रिजल्ट आता था उसको आप डिवाइड करते थे सिग्मा एफ आई के साथ। ये थी अरिथमेटिक मीन ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो अरिथमेटिक मीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम बार बार डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अलजेब्रिक सम आप करें किस चीज़ का? डेविएशन का। डेविएशन क्या होती है? कोई चीज़ किसी से कितनी डिविएट कर रही है, मतलब मुनहरफ हो रही है किसी एक रेफरेंस पॉइंट से, उसकी वेरिएशन क्या है, वो आपकी डेविएशन कहलाती है। द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू जीरो। तो जब आप हर एक वैल्यू की उससे क्या निकालेंगे, जो मीन है उसकी, उससे आप उसका डिफरेंस निकालेंगे, और उन डिफरेंसेस को जब आप सम अप करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा? इक्वल टू जीरो होगा। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये 5 आ रही है, तो 5 को अगर आप इंडिविजुअली हर वैल्यू के ऊपर माइनस करते जाएं तो आपके पास क्या होगा? आपके पास आ जाएगा 5 को अगर आप पहली वैल्यू के साथ माइनस करें तो आपके पास डिफरेंस आ रहा है जी 3 का, दूसरी के साथ करें -1 का आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। तो अब आप क्या कर रहे होंगे? सॉरी, ये 0 नहीं, ये लास्ट यहाँ तक 1 आ रहा है। तो जब आप इसके डिफरेंस को क्या करेंगे? सम करेंगे वाई आई, यानी जो भी आपकी वैल्यू है उसको माइनस करेंगे किस में से? मीन में से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? जब आप इसको सारों को टोटल करेंगे तो इस डिफरेंस का टोटल जो है वो 0 के इक्वल होता है। यानी जो हमारे पास रैंडम एरर होता है, रैंडम एरर का सम करते हैं आप, तो आपके पास क्या आता है? 0 आता है। Random error is basically related to what? Random error is basically difference of your observation with respect to arithmetic mean. अरिथमेटिक मीन से जब आप माइनस करते हैं, अरिथमेटिक मीन को जब आप माइनस करते हैं उस इंडिविजुअल वैल्यू से, तो आपका डिफरेंस आता है। उन डिफरेंसेस को अगर आप एड अप करें सारी वैल्यूज के लिए तो उसका समेशन जो है वो 0 के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी क्लियर है आपको? सर काइंडली रिपीट कर दें एक दफा। अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है सबसे पहली
उस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट ये है कि अलजेब्रिक सम आप करेंगे, अलजेब्रिक सम किन चीज़ों का करेंगे, डेविएशन करेंगे ऑब्जर्वेशन की, उनका आप सम करेंगे। जो डेविएशन है ऑब्जर्वेशन की, किसकी रिस्पेक्ट से, अरिथमेटिक मीन की रिस्पेक्ट से, यानी अरिथमेटिक मीन को रेफरेंस रखते हुए आप हर वैल्यू का उससे डिफरेंस निकालेंगे। यानी जो भी आपके पास वैल्यू होगी डाटा की, उसको आप माइनस करेंगे अरिथमेटिक मीन से, तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। उन डिफरेंसेस को जब आप सम अप करेंगे तो वो आपके पास जीरो के इक्वल होगा। जब आप ये डिफरेंस निकालते हैं तो ये रैंडम एरर कहलाता है। तो ये रैंडम एरर आपके पास क्या होता है, समेशन ऑफ योर रैंडम एरर इज इक्वल टू, जिसको एप्सिलॉन हमने पढ़ा था, एप्सिलॉन का जब आप समेशन करते हैं तो आपके पास जीरो के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी है जिसको आप एग्जांपल के साथ अगर शो करें तो एग्जांपल इसमें हमारे पास 2 है वैल्यू, y1 yi की वैल्यूज हैं आपके पास, टोटल जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो 6 हैं। पहली yi है आपके पास 2 4 5 6 7 और 6, ये वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। आपने क्या करना है, इसकी पहले निकालनी है अरिथमेटिक मीन। ये आपने अरिथमेटिक मीन निकाली जो आ गई 5। उसके बाद आपने डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस क्या होता है, आपके पास ये वैल्यू जो बाय आई है माइनस आप करेंगे मीन, तो 2 माइनस 5 करेंगे, या आपके पास जो वाई आई की वैल्यू आ रही है उसको माइनस किया आपने मीन में से, या आप मीन को रेफरेंस रख के उसमें से माइनस कर दें, तो ये डिफरेंसेस निकल आएंगे। इन डिफरेंसेस को जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास इनका समेशन जो है वो इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है जी। जी सर। अच्छा जी, sometime it is desirable to calculate the combined mean of two or more sample means using the individual sample mean and their sample sizes. It would be denoted as YC। अगर आपके पास दो डिफरेंट सैंपल्स हैं और उनकी आपके पास क्या है, मीन्स आपके पास एवेल्युएटेड हैं, और आपने क्या निकालनी है, उसमें से आपने पॉपुलेशन की मीन को निकालना है, तो आप करते क्या हैं, आप करते ही हैं कि आप इसको कंबाइंड सी, यानी कंबाइंड आपके पास अरिथमेटिक मीन कहलाती है। ये कंबाइंड अरिथमेटिक मीन आप कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय योर मीन जो फर्स्ट सैंपल की मीन है, और सेकंड सेम इसी तरह से नंबर ऑफ वैल्यूज सेकंड सैंपल की और उसकी जो मीन है उसको मल्टीप्लाई करके एडअप किया, और नीचे आपने क्या किया, टोटल वैल्यूज को जमा कर दिया। यानी जितनी पहले सैंपल में थी उन वैल्यूज को और सेकंड सैंपल की वैल्यूज को आपने क्या कर दिया, सम अप कर दिया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, कंबाइंड आपके पास आ जाएगी अरिथमेटिक मीन। इसकी एग्जांपल यहाँ पे गिवन होगी कि आपके पास अगर वाई आई आपके पास 3 हो, यानी पहला सैंपल आपने लिया जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज थी 3 और उसकी आपके पास जो अरिथमेटिक मीन आई वो आई 3। सेकंड आपने सैंपल लिया जिसकी नंबर ऑफ वैल्यूज थी 2 और वहाँ पे आपके पास मीन आई 4। तो आपने करना क्या है, आपने अगर इसकी कलेक्टिव अरिथमेटिक मीन निकालनी है या कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 3 यानी n1 मल्टीप्लाइड विद y1 बार प्लस n2 मल्टीप्लाइड विद y2 बार, इन दोनों को आप एडअप करेंगे। इन दोनों को आप क्या करेंगे, एडअप करेंगे। एडअप करने के बाद आप टोटल यानी n1 प्लस n2 के साथ क्या कर देंगे, आप कर देंगे डिवाइड। तो आपके पास तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगी कंबाइंड, यहाँ कलेक्टिव आपके पास क्या आ जाएगी, वाई आ जाएगी जो अरिथमेटिक मीन कहलाती है। तो ये तरीकाकार होता है जब आपके पास दो से डिफरेंट सैंपल हैं और उनकी मीन आपके पास अलग अलग वैल्यूटेड है, तो आपने करना क्या होता है कि आपने नंबर ऑफ वैल्यूज जो पहले सैंपल की हैं उसको उसकी मीन के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है आपके पास सेकंड जो मीन आ रही है उसको मल्टीप्लाई करके किसके साथ, उसके नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ, और डिवाइड करना होता है आपने n1 प्लस n2 के साथ। ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी अगर किसी को कोई समझ नहीं लगी तो वो पूछना, अगर आ गया समझ तो आगे चलते हैं। सर आ गई है समझ। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज बेसिकली द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन f फ्रॉम देयर मीन, f फ्रॉम देयर मीन दैट इज मिनिमम, दैट इज मिनिमम, यानी मीन से आप जब उसके ऑब्जर्वेशन की डेविएशन निकालते हैं, हर ऑब्जर्वेशन की आपने डेविएशन निकाली और उसको जब आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बनेंगी
वो आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी। कैसे, इसकी एग्जांपल आगे आएगी भी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अनग्रुप डाटा के केस में आपके पास जो फार्मूला बन रहा है वो फार्मूला आप नोट कर लें, दैट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। वाई बार इज बेसिकली योर अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन से हर वैल्यू का डिफरेंस निकालें और उसको करें स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे सम अप, तो आपके पास क्या आएगा, ये मिनिमम क्वांटिटी आएगी। ये आपके पास क्या आएगा, मिनिमम। ये है अनग्रुप डाटा का केस। और ग्रुप डाटा के केस में क्या होगा, आपके पास सिर्फ एफ आई आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो जो आपके पास एंड पे आप समेशन के बाद यानी एफ आई को मल्टीप्लाई करते जाएंगे डिफरेंस के साथ, और उसको यानी डिफरेंस के स्क्वायर के साथ। तो आपके पास जब आप डिफरेंस के स्क्वायर के साथ एफ आई को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, मिनिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, वो वैल्यू जो आपके पास आएगी। इसकी एग्जांपल जब आएगी तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सर इट ये जो मीन्स, पहली दो प्रॉपर्टीज हैं ये अनग्रुप्ड की हैं या ग्रुप की हैं? अच्छा, इसमें यूजुअली आपके पास ये जो सैंपल की मीन्स आ रही होती है ना, ये ग्रुप डाटा के केस में आ रहा होता है। तो ये किसी केस में भी हो सकता है, ये लाजमी नहीं है कि ग्रुप डाटा का केस हो या अनग्रुप डाटा का केस हो। ये पहली दो प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल जनरल प्रॉपर्टीज हैं जिनमें आप फार्मूलाज को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपके पास ग्रुप डाटा का फॉर्म हो तो उसमें भी आप जो आपके पास एवरेज निकल रही होती है उसमें से आप हर वैल्यू का या हर फ्रीक्वेंसी का उसमें से आप क्या निकाल सकते हैं, आप उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है जी। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें अनग्रुप डाटा की, तो उसमें तो आप सिंपल हर वैल्यूज को उसके रिस्पेक्ट से यानी अरिथमेटिक मीन की रिस्पेक्ट से डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसकी अगर इस सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, जी बताएं। सर ये जो अभी आपने थर्ड प्रॉपर्टी में मिनिमम फाइंड किया है, इस मिनिमम में जो आपने बोला कि अरिथमेटिक मीन में से हर वैल्यू निकालनी है, तो वो बात थोड़ी सी समझ नहीं आई कि अरिथमेटिक मीन में से हर वैल्यू आएगी वो किस तरह निकलेगी, तो ये थोड़ा सा बता दें। जी, ये एग्जांपल आएगी ग्रुप डाटा का केस एक डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद वापस आ जाएं। लाइक हमारे पास ये डाटा है जिसमें आपके पास क्लास लिमिट्स आ रही हैं 86 और 90, पहली क्लास है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपके पास 6 है। इसका मीडियन क्या बन रहा है, इस क्लास का 88 बन रहा है। अब आपने करना क्या है, आपने की इसकी सबसे पहले वैल्यूएट, आपने इसकी मीन की। ठीक है जी। मीन में आप क्या करेंगे, आप मीन जो वैल्यूएट करेंगे, आपने मीन वैल्यूएट की, मीन वैल्यूएट करके अरिथमेटिक मीन आप जब वैल्यूएट करते हैं वो आपके पास आ जाती है 98। वो आ गई आपके पास एक्चुअली सर 98। जी जी। सर ये आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर आप अभी ग्रुप डाटा का पढ़ा रहे हैं? ये दोनों आंसर्स होंगे क्वेश्चन। वो तो आपका अनग्रुप आप डाटा जब, था। हाँ जी, आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें सिर्फ इस वाले पोर्शन को, ये जो डी आई निकलेगा ना, इसको स्क्वायर कर देंगे बस, बाकी कुछ नहीं। मतलब सर हर मीडियन को हर वैल्यू में से माइनस करना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हर मीडियन को नहीं, तो सॉरी, इसमें हर मीन, हर अरिथमेटिक हाँ जी, मीन को वैल्यू में से माइनस। हाँ जी, अरिथमेटिक मीन में से उस मीडियन को माइनस करना है, वाई आई को माइनस करना है, ये जो आपके पास आ रहा है। जी सर, आ ठीक है गई जी, समझ। उस क्लास का। हाँ, जी वापस चलते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप सिर्फ पहले प्रॉपर्टीज़ को समझ लें, वहाँ से आपको क्लैरिफाई चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी, और जब क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे तो उससे आपको और मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम थे थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट इज बेसिकली द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। डेविएशन का अगर आप स्क्वायर करें और उसको करें आप सम अप, तो वो आपके पास मिनिमम वैल्यू आती है। सेम इसी तरह से अगर आप ग्रुप डाटा की बात करें तो उसमें आपने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जो आपके पास डिफरेंस आ रहा होता है, डिफरेंस इज बेसिकली बिटवीन योर मिड पॉइंट वैल्यू ऑफ एवरी क्लास एंड आपके पास जो आपके पास अरिथमेटिक मीन है वो डाटा की वो होती है। अरिथमेटिक मीन आपके पास ग्रुप डाटा के केस में कैसे निकलती है, वो आप करते हैं समीशन एफ आई वाई आई मल्टी डिवाइडेड बाय एफ आई समीशन एफ आई। ठीक है जी। तो वो आपने ये वाई बार निकाल लिया, वाई बार को आपने हर दरम्यान वाली वैल्यू से आपने क्या करना होता है, उसको सब्ट्रैक्ट करते जाना है और उसका एंड को स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद दोबारा एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी। ये इसकी आगे थर्ड प्रॉपर्टी। It means that when we take the sum of the square of the deviation from any value that is a other than y bar, then अगर y bar की निस्बत आप किसी और के साथ कोई भी और वैल्यू ले लें, लाइक हमारी वैल्यू है a वैल्यू हम कोई फिक्स कर देते हैं, वो y bar हमारा आ रहा है जी 80, लेकिन हम वैल्यू फिक्स करते हैं 95। तो आप 95 से अगर डिफरेंस लेंगे तो वो ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ये हमेशा जो है वो मिनिमम होगा। ये आपके पास क्या होगा जी, मिनिमम डिफरेंस होगा।
जो स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है जी, ये आगे इसको प्रूव किया हुआ है, ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस प्रॉपर्टी को सिर्फ समझें और इस प्रॉपर्टी से आप सिर्फ इतना ज़हन में रखें कि जब आप डिफरेंस निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू अरिथमेटिक मीन और उसको करेंगे स्क्वायर तो वो आपके पास मिनिमम वैल्यू है। किसी और वैल्यू से, डाटा की किसी और वैल्यू से डिफरेंस निकाल के उसको स्क्वायर करेंगे तो वो जो हमने पहले वैल्यूएट की है मीन की रिस्पेक्ट, अरिथमेटिक मीन की रिस्पेक्ट से, उसकी निस्बत वो ज़्यादा वैल्यू आएगी। बस आप इतना समझें, इसका प्रूफ नहीं करने की जरूरत, ये वाला जो लिखा हुआ है ना ये करने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रॉपर्टी को समझ लें। और ये प्रॉपर्टी आपसे सिर्फ वेरीफाई करवाने के बारे में पूछा जाएगा कि आप ये क्वेश्चन करें और इसमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लें, तो आपने सिर्फ ये फार्मूला के थ्रू वो वेरीफाई कर देनी है कि जी ये वेरीफाइड है। उसमें आपने करना क्या होगा, एक आप ये रेफरेंस ले लेंगे अरिथमेटिक मीन का और एक कोई रैंडम रेफरेंस लेके आप उसको जस्टिफाई कर देंगे कि ये प्रॉपर्टी जस्टिफाइड। फोर्थ प्रॉपर्टी है जी, द मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन को चेंज करते हैं तो आपकी मीन जो है वो अफेक्ट कर जाती है। कैसे? इफ अ कांस्टेंट ए इज एडेड टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, आपके पास जितनी ऑब्जर्वेशन हैं उनमें आप ए कोई एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। हम कहते हैं हम हर वैल्यू में 2 ऐड कर देते हैं। आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें आप क्या कर रहे हैं जी, हर एक एंट्री में आप 2 को प्लस करते जा रहे हैं। तो क्या होगा, इफ ए इज एडेड टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट इज y1 अप टू yn हैविंग मीन y बार, जिनका पहले जो मीन आ रहा था वो y बार आ रहा था, जब आपने 2 ऐड नहीं किया तो तब उनका जो मीन आ रहा था वो y बार आ रहा था। देन द मीन इंक्रीज बाय द कांस्टेंट, तो आपकी मीन जो है उतने कांस्टेंट के साथ इंक्रीज कर जाती है। समझ रहे हैं? यानी आपने अगर 2 सारों में ऐड किया तो आपकी मीन में भी आप सिर्फ 2 ऐड कर दें, बस सिंपल ये समझ। ठीक है जी, अगर आपने हर वैल्यू में जितने भी जो प्लस किया है वो या जो माइनस किया है, जो भी अगर आपने सेम वैल्यू हर वैल्यू में प्लस की है तो आपकी मीन भी उतनी वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आप हर वैल्यू में उसको ऐड कर रहे हैं या आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। सर आ गई समझ। अच्छा जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है द मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल। अब अगर चेंज ऑफ स्केल की बात करें तो इसमें क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल की बात यह है कि if y1 y2 up to yn have mean that is equal to y bar, कुछ वैल्यूज हैं जिनकी मीन है आपके पास y बार, और आप करते ये हैं कि देन द मीन आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन, पहले वाले केस में था एडिशन, तो इस केस में क्या है आपके पास, इस केस में आपके पास है मल्टीप्लिकेशन। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वैल्यू के साथ, किसी एक कांस्टेंट के साथ आपने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या होगा कि आपकी जो मीन है उसको भी आपने उसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दोबारा वैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने उसी के साथ क्या करना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है। यानी ए वाई बार आपके पास आ जाएगा, नेट फार्मूला बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, नई जो वाई बार आएगी दैट इज बेसिकली इक्वल टू द प्रीवियस अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। ठीक है जी, ये क्लियर है यहाँ तक? पांच के 5 प्रॉपर्टीज क्लियर? यस। इसमें अगर किसी को कोई क्लियरेंस कॉन्सेप्ट्स की नहीं है तो वो आप काइंडली पूछ लें, मैं आपको दोबारा लास्ट वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। लास्ट वाली जो फोर्थ सेकंड लास्ट है, इसमें ये था कि आपके पास अगर कुछ वैल्यूज हैं उनकी आपने मीन निकाली, अब आप क्या करते हैं कि हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक कांस्टेंट के साथ। लाइक हमने उस मल्टीप्लाई कर ऐड कर देते हैं हम कोई एक कांस्टेंट, या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हर वैल्यू में से कोई एक कांस्टेंट। वो कांस्टेंट 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, कोई भी वैल्यू है, आपने हर वैल्यू में से उसको माइनस कर दिया, तो आपको मीन दोबारा वैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, उस मीन में से भी वो कांस्टेंट माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे। सेम इज द केस फॉर मल्टीप्लाइंग एज वेल। आप अगर कोई एक कांस्टेंट सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हमारे पास फर्ज करें वैल्यू है 91, 90, 89 और इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को, तो आपको इनकी दोबारा मीन इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनकी जो मीन है दैट इज 90, यू हैव टू मल्टीप्लाई 90 विद 2, तो आपके पास वैल्यू जो है वो मीन की आ जाएगी। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नेक्स्ट चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय जी सर। ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी चेंज ऑफ ओरिजिन में अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन भी इंक्रीज है, मतलब कि अगर ऐड करेंगे तो मीन इंक्रीज हो जाएगी जी, उतना ही कांस्टेंट के साथ वो कांस्टेंट आपने मीन में ऐड कर देना।
और अगर आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उतना ही कांस्टेंट आपने क्या करना है, मीन में से माइनस कर देना है। ये जो यहाँ पे किया हुआ, ये अगर आप देखें तो ये जहाँ पे कर्सर है अभी, यहाँ पे आपने वाई बार में से ए को माइनस किया। ठीक है जी। ओके सर ये यस सर। प्लस और ये माइनस देख- करना क्यों है? प्लस और माइनस इसलिए करना है कि अगर आपसे पूछा जाए कुछ वैल्यूज आपको दी जाएं और आप उसकी मीन एवेलुएट कर चुके हों, जैसे हमारा सबसे पहले वाला जो केस है, ये हमारे पास केस है। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास हैं टोटल 10। तो 10 नंबर ऑफ वैल्यूज को आपने क्या किया, इसका आपने एवेलुएट किया मीन, अरिथमेटिक मीन बाय बार आपने वैल्यू के थ्रू आपने अरिथमेटिक मीन एवेलुएट कर दिया। दैट इज बेसिकली इक्वल टू 90.20 सेंटीमीटर। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये लिखा जाता है कि नाउ यू हैव टू ऐड टू दैट इज अ कांस्टेंट 2 या 3 आपने हर वैल्यू में ऐड करना है। 89 में 3 ऐड करेंगे, 91 में 3 ऐड करेंगे। एक अप्रोच ये है कि इनमें से सारों में से आप 3 ऐड करते जाएं और दोबारा फिर आप यही ऑपरेशन करके उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लें। उसकी निस्बत आपके पास जो आसान हल है, आप सिर्फ इसमें 3 ऐड करना है। 90.20 में से आपने क्या करना है, 3 ऐड करना है। सेम इसी तरह से अगर आपसे ये कहा जाए कि नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम एवरी वैल्यू, तो आपको एक तो अप्रोच ये है कि इसमें से 3 माइनस करते हुए आप आगे चलते जाएं और दोबारा ये एवेलुएट करें। एक अप्रोच ये है कि आप सिर्फ अरिथमेटिक मीन में से 3 को माइनस कर दें, तो आंसर दोनों का सेम है। समझ ओके लगी आप? यस सर, समझ गई। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। अगर आपने डायरेक्ट फार्मूला से निकालनी हो या शॉर्टकट मेथड इसको कहते हैं, शॉर्टकट मेथड के थ्रू अगर आपने अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है, इसको कोडिंग और शॉर्टकट मेथड कहते हैं, तो इसको एवेलुएट करने का तरीका क्या है। द अरिथमेटिक मीन मे बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। The formula is basically y bar is equal to small a plus di divided by n, where di is basically equal to what? You have to assume any arbitrary value from your data. आप डाटा में से कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ले दें, कोई सी भी। आपके पास अगर 20 वैल्यूज लिखी हुई हैं, उनमें से कोई एक वैल्यू चूज करना। ठीक है जी। हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, हम उनमें से कोई एक वैल्यू चूज करते हैं और सारी वैल्यूज का उसके साथ क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकाल देते हैं। यानी आप डिफरेंस डी आई एवेलुएट कर लेते हैं ए की रिस्पेक्ट से। अब आपने अगर वाई बार निकालना है, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, ए लिखें, वही वैल्यू लिखें जो आपने एज्यूम की हुई है, आर्बिट्रेरी वैल्यू जो भी आपने डाटा में से पिक की है, वो वैल्यू प्लस आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ योर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये फार्मूला है शॉर्टकट मेथड का, जिसको आप कोडिंग मेथड और शॉर्टकट मेथड कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप अगर बात करें, ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक्सप्लेन जो किया हुआ है वो अरिथमेटिक मीन। अगर आप बात करें, ये अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा फॉर द एग्जांपल 3.1, जिसमें आपके पास वाई आई की वैल्यूज यानी आपके पास जो ऑब्जर्वेशन हैं उनकी वैल्यू ये है 87, 91, 89, 88, 89, 91, 87, 92, 90, 98। इनमें से कोई एक वैल्यू चूज करें। हमने ये चीज फर्ज करें जी 90 को चूज कर लिया, आप 98 को भी चूज कर सकते हैं, आप 88 को भी चूज कर सकते हैं, आप 87, कोई भी एक वैल्यू चूज कर लें, कोई सी भी एक। ये आ गया आपका ए, जो आपके पास आ गई आर्बिट्रेरी वैल्यू, दैट इज ए। तो ए आपके पास आ गया 90, हमने 90 को चूज किया जो इसमें शो किया गया। आपने 90 को चूज किया और इसको लिख दिया ए। अब आपने नेक्स्ट एक चीज एवेलुएट करनी होती है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू डिफरेंस डी आई आपने एवेलुएट कैसे करनी है, ये वैल्यू माइनस आपने जो आर्बिट्रेरी वैल्यू अज्यूम की है 90 को, यानी 87 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू -3, 91 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 1, 89 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू -1 अगेन। सेम इसी तरह से आप ये सारी वैल्यूज एवेलुएट करेंगे। अब इसमें आप इसका क्या करेंगे, आप इसका निकालेंगे सम, दैट इज बेसिकली हियर दैट इज इक्वल टू 2। सिंपल आपके पास आंसर आ रहा है जी 2। डी आपके पास आ गया, समेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू 2। तो ये 2 आ गया। नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास कितनी है जी, नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास है 10। आर्बिट्रेरी वैल्यू आपने कैसे एवेलुएट की, आप आर्बिट्रेरी वैल्यू आपने 90 रखी थी, तो ये 90 आ गई।
तो 2 डिवाइडेड बाय 10 और आप ऐड करेंगे इसको किस में 90 में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90.20। ये अप्रोच कहलाती है डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड और कोडिंग का मेथड। ठीक है जी, इसकी अगर क्लियरेंस नहीं हुई, क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, तो आप दोबारा पूछ लें। इसका कॉन्सेप्ट अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो पूछ लें। सर कोई भी वैल्यू अगर चूज करेंगे आंसर सेम ही आएगा, डिफरेंट होगा? जी, कोई भी वैल्यू आप चूज कर लेंगे आंसर सेम आएगा, 90.20 आएगा। क्यों? क्योंकि देखें, अगर आप समेशन करते हैं ना, सम करते हैं, तो अगर आप कोई बड़ी वैल्यू चूज कर लेते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो वो उतना क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी वैल्यू में से एंड पे माइनस हो जाएगा। समझ रहे? अगर कोई छोटी वैल्यू चूज कर लेते हैं तो ये वैल्यू आपके पास जो सम हो रही है ये बढ़ जाएगी और रिजल्ट आपके पास 90.20 जाएगा। ओके जी सर। सर आगे समझ। ये था अनग्रुप डाटा का केस। अब अगर ग्रुप डाटा के केस की बात करें तो हमारे पास उसमें क्या है, हमने कोई एक वैल्यू ले ली 98, आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली आपने 98, आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली डाटा में से आपने कोई भी 98। अब आपने क्या किया, ये वैसे ही क्लास लिमिट्स आ गई, ये एफ आई आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, वाई आ, ये आपके पास डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आपने कैसे वैल्यूएट करना है, यू हैव टू माइनस दैट आर्बिट्रेरी वैल्यू, इसमें से ये जो मीडियन है उस क्लास का 88 उसका मीडियन है, 88 में से 98 माइनस करेंगे, 98 इज योर आर्बिट्रेरी वैल्यू। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं डाटा में से, आपने ले ली 98 चूज की तो 98 आ गया आपके पास ए। अब आपके पास -10 आ गया, पहला डिफरेंस, -5 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, ये आ गया आपके पास डी आई का डिफरेंस। इस केस में आपने, उस केस में तो आपने सिंपल डी आई को सम कर दिया था जब आपके पास अनग्रुप डाटा था, लेकिन ग्रुप डाटा के केस में आपने क्या करना होता है, अब आपने इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ग्रुप डाटा में याद रखिएगा, जितने भी ऑपरेशंस करेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी को आपने जरूर नोट करते जाना है। अगर आप फ्रीक्वेंसी कहीं से स्किप करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूजुअली होता क्या है कि आप जितने भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं साथ आपने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना होता है। उसकी रीजन ये होती है कि ये रिलेटिव डाटा, आप रिलेटिव कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। रिलेटिव कैलकुलेशन इन फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी एक्चुअल रिजल्ट्स निकालने के लिए। तो आपने करना क्या है, डी आई को मल्टीप्लाई करना है एफ आई के साथ। ये एफ आई आ गया, ये डी आई आ गया, ये आपके पास कॉलम बन जाएगा आपके पास एफ आई डी आई का। अब आपने इसको करना है समेशन ऑफ एफ आई डी आई करना है ग्रुप डाटा के केस में, समेशन ऑफ डी आई नहीं करना है आपने। ग्रुप डाटा के केस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई करना है। तो ये आपके पास समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, दैट इज 30। तो ए आपके पास कितना था 98, 98 प्लस आपके पास ये आपके पास सम कितना आया -5, समेशन ऑफ एफ आई डी आई आया आपके पास -5 और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं आपके पास 30 इस केस में। आपके पास 90 माइनस 0.1667 आ गया आपके पास, जिसको आप अगर एवेल्यूएट करेंगे तो आपके पास इसका जो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 97.833 सेंटीमीटर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर हमने जो आर्बिट्री वैल्यू लेनी है वो लाजमी जो हमारे पास डाटा हो हमारा उसी में से लेनी है या फिर कोई भी ले सकते नहीं हैं? नहीं, डाटा में से लेनी है, डाटा में डाटा के से। बाहर नहीं ले सकते। हाँ नहीं, हाँ नहीं, डाटा में से लेनी है। ये ना हो आप ओके कोई भी सर। अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन आप कोई भी नहीं ले सकते, लेकिन आपने डाटा में से लेनी है वैल्यू। ओके सर। वैसे हो उससे भी जाएगा, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोल्यूशन आपने क्या करना है, आपने उसी डाटा में से एक वैल्यू लेनी। ओके सर। अब्दुल्ला आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपका हाथ रेस था। नहीं सर, वो गलती से टच हो गया था। अच्छा ठीक है। तो यहाँ तक ये आ गया, हमने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा विद शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड के थ्रू हमने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का केसेस को डिस्कस कर लिया। आपने अरिथमेटिक मीन कैसे एवेल्यूएट करनी होती है, आर्बिट्रेरी वैल्यू एक चूज करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, अगर ग्रुप डाटा है तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो डिफरेंस को सम करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यू से और ए में प्लस कर देंगे। ये अनग्रुप डाटा का केस। अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको सम करेंगे, नीचे आपका समेशन एफ आई आ जाएगा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज, और ऐड आपने अगेन उसको किसमें करना है, आर्बिट्रेरी वैल्यू के अंदर ही ऐड करना है। आर्बिट्रेरी वैल्यू आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं डाटा की।
merits of arithmetic mean or demerits of arithmetic mean. It is rigidly defined by mathematical formula. Mathematical formula से evaluate हो जाती है. It is easily to calculate. It is easy to understand. It is based upon all the values. और सारी की सारी values इसमें count हो रही होती हैं. It is suitable statics in repeated sampling experiment. तो ये स्टैट की एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो आप रिपीटेड सैंपलिंग एक्सपेरिमेंट में अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. ये इसका क्या है जी, ये इसके मेरिट्स हैं, जिसमें सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैन बी फाउंड इफ मीन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर नोन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आपके पास नोन है और अगर आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नोन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके अरिथमेटिक मीन को वैल्यूएट कर सकते हैं. ठीक है जी. अटेंडेंस मैं कॉल करूंगा, अभी कोई लीव नहीं करेगा. डीमेरिट्स की अगर बात करें तो वो है आपके पास, इट इज वेरी सेंसिटिव टू एनी मार्क डिपार्चर फ्रॉम द बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेंस इट इज नॉट सूटेबल फॉर सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन. सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था जो टीथ टाइप होती है ना डिस्ट्रीब्यूशन, उन केसेस में आपके पास ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती. कौन सी टाइप्स? सिक्योर टाइप जिसमें टीथ बनते थे, बहुत शार्प राइज आता था और शार्प डाउन आता था. जब हमने पढ़ी थी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व, हमने उसको पढ़ा था तो उसमें हमने टीथ समझ नहीं आया था इसलिए पूछ रही. अच्छा, तो सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी इफेक्टिव नहीं होती है. उसकी रीजन ये है कि बड़ी सेंसिटिव होती है. अगर आप कोई भी एक वैल्यू चेंज करेंगे अरिथमेटिक मीन आपकी चेंज हो जाएगी. तो इसलिए उस केस में क्योंकि आपके पास बड़ी शार्प एजिंग बन रही होती है या शार्प आपके पास राइज और डिक्रीज आ रहा होता है, तो उस केस में अरिथमेटिक मीन आपकी इतनी कारआमद नहीं होती. नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड डिमेरिट है, दैट इज बेसिकली इट गिव्स fallacious and misleading conclusions when there is too much variation in the data. अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो मिसलीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप इसको एक्यूरेटली मेजर करें तो ये चांसेस कम हो जाते हैं. इट इज़ ग्रेटली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. एक्सट्रीम वैल्यूज से ग्रेटली, एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, उससे इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. आप अगर थोड़ी सी भी चेंज करेंगे मैक्सिमम वैल्यू और या मिनिमम वैल्यू में तो ये ग्रेटली इफेक्ट होगी उससे. और फोर्थ जो डीमेरिट है इसका वो ये है कि इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लास विदाउट अज्यूमिंग ओपन एंड्स. तो ओपन एंड क्लास में ये अज्यूम नहीं होती है. याद रखिएगा अरिथमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट नहीं होती ओपन एंडेड क्लासेस में. ओपन एंडेड क्लासेस में अरिथमेटिक मीन को आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते. ठीक है जी. ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं अरिथमेटिक मीन. सर ये ओपन एंडेड अब नेक्स्ट हमारे पास मीन है वो है वेटेड मीन. वेट ओपन एंडेड क्लास में असल में आपके पास क्या होता था, ओपन एंडेड क्लास में आपके पास या तो उस क्लास की लोअर लिमिट नहीं होती थी या सबसे बड़ी वाली क्लास की अपर लिमिट नहीं होती थी. जो केस हमारे पास है मैं आपको केस पे ले चलता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए. अरिथमेटिक मीन में आपके पास दरमियान वाली वैल्यू निकालना लाजमी है ना, वाई आई निकालना लाजमी है, वरना आपके पास अरिथमेटिक मीन नहीं निकलती. तो जो आपके पास इस तरह का केस होता था जिसमें आपके पास ओपन एंडेड क्लासेस होती थी, उनमें आपके पास वहाँ पे आप वो नहीं निकाल सकते, वाई आई नहीं निकाल सकते, यानी मिड पॉइंट आप उसका नहीं निकाल सकते. कैसे नहीं निकाल सकते, कोई यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगी जिससे आपको आइडिया आ जाए. ये है जैसे, तो यहाँ पे ये देखें बिलो 5. अब आपके पास बिलो 5 में लोअर लिमिट डिफाइंड नहीं है, और अगर लोअर लिमिट आपके पास डिफाइंड नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, आप इसका वाई आई यानी मिड पॉइंट आप इस क्लास का नहीं निकाल सकते. सेम इसी तरह से यहाँ पे अगर बात करें तो ये 75 एंड अबव है जिसमें आप इसका अगेन मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते. जब तक मिड पॉइंट यानी वाई आई नहीं निकालेंगे आप अरिथमेटिक मीन को इवैल्यूएट नहीं कर सकते. इसलिए ये आपके पास जो ओपन एंडेड क्लासेस होती हैं उनमें अरिथमेटिक मीन को इवैल्यूएट करना पॉसिबिलिटी जो है वो आपके पास नहीं होती है. वो आप यही समझ लें कि वो नहीं होती. ठीक है जी, क्लियर है ये पॉइंट. नेक्स्ट है हमारे पास वेटेड मीन. तो वेटेड मीन बेसिकली क्या है आपके पास, ये बहुत सिंपल है, जो अरिथमेटिक मीन से ही आपके पास बनती है. अरिथमेटिक मीन से आपने वेटेड मीन अगर बनाना हो तो कैसे बनाते हैं. अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर गिवन इक्वल importance, but there are certain situations in which the different observation get different weights. In these situations, weighted mean denoted by y
बार और इसके सबस्क्रिप्ट में आप लिखेंगे W इज प्रेफर्ड द वेटेड मीन ऑफ number of values up to yn with corresponding weights उसके हैं wi w1 w2 up to wn is being calculated as आपके पास क्या होता है आप उसके हर एक वैल्यू के वेट को मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ प्लस करते जाते हैं उनको आप जो आपके पास रिजल्ट आते हैं यानी वेट के साथ उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको प्लस करते हैं सादा प्लस नहीं करते बल्कि आप उसका जो वेटेड पोर्शन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ आप उस वैल्यू के साथ और डिवाइड करते हैं सारे के सारे वेट्स को। इसकी एग्जांपल यहाँ पे गिवन होगी ये The following data is about the percentage kill yi and the number of insects wi used in a study। सर हम वेट को फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? फ्रीक्वेंसी नहीं फ्रीक्वेंसी होती है रेपिटेशन। वेट जो है ये रेपिटेशन नहीं है। वेट जिस तरह की एग्जांपल आप समझेंगे ना तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली रेपिटेशन और चीज है। रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी में काउंट होती है, वेट आपका फ्रीक्वेंसी में काउंट नहीं होता। वेट कैसे आता है वो भी आपको इस एग्जांपल से पता चल जाएगा। द फॉलोइंग डाटा इज अबाउट द परसेंटेज किल कितने परसेंट किल होते हैं। कोई आपके पास इंसेक्ट्स को आप किल करना चाह रहे हैं, आपने फर्स्ट करें मोर्टिन का स्प्रे किया, आपके पास 100 इंसेक्ट्स थे, उसमें से 88 किल हो गए, तो कितने परसेंट हो गए? 88% किल हो गए। तो yi is basically percentage kill and the number of insects is donated by wi। अब आपके पास अगर 50 वो हैं आपके पास इंसेक्ट्स हैं, उनमें से आपके पास 46 आपके पास किल हो जाता है, तो उसकी जो परसेंटेज आएगी वो 88 ही आएगी। लेकिन आपके पास 50 में से 44 किल हो गए, ठीक है जी। 50 में से ये आ गया उसका वेट, नंबर आ गया, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स बीइंग किल्ड, आपके पास वेट आ गया, और ये आपके पास क्या आ गई? ये आपके पास आ गई थी परसेंटेज। अगर आपके पास इस तरह का केस है तो आपने इसका अगर वेटेड मीन निकालना है, वेटेड मीन आपको क्लियरली पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो अगर आप वेटेड मीन इसका निकालना चाहें तो आप करेंगे क्या? आप इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, 85.7 को आप करेंगे 42 के साथ मल्टीप्लाई, 52.1 को आप करेंगे 24 के साथ मल्टीप्लाई, उसके वेट के कॉरस्पॉन्डिंग वेट के साथ। तो आप एक बना लेंगे कॉलम जिसमें आप इनकी वेटेड जो है वो वैल्यूज निकालते जाएंगे वेट के साथ मल्टीप्लाई करके, उसको करेंगे आप सम अप करने के बाद आपने क्या करना है? ये नीचे वाला जो वेट वाला पोर्शन है इसको आपने कर देना है ऐड। एक आ गया परसेंटेज का, आपके पास की इतने परसेंट चीजें मर गई हैं। एक है आपका कैलकुलेटेड, यानी आपने 1 2 3 4 के हिसाब से कैलकुलेट की, तो वो आपके पास जो बनेगी वो वेटेड बनेगा, ठीक है जी। ये वेटेड मीन आपने इस तरह से निकाल। क्लियर है जी ये पॉइंट? अरिथमेटिक मीन में सारों का वेट 100% होता है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसमें परसेंटेजेस आपकी डिफरेंट हो, तो आपने करना क्या है? आपने सिंपल उस yi को आपने वेट के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देना है, और नीचे आपने सारे वेट्स को सम करके उससे डिवाइड कर देना, बस ये आपका वेटेड मीन। ओके सर। जी नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्वाइट इजी है। ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला होता है आपके पास, ज्योमेट्रिक मीन इज यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है ज्योमेट्रिक मीन जो है। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जब आपकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? हाँ जी बताएं, किसी को है आइडिया? सेंट्रल टेंडेंसी यानी सेंटर, उन वैल्यूज का सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, उस चीज को वैल्यूएट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन आपके पास सबसे अच्छा टूल है पॉजिटिव वैल्यूज के। ठीक, जी बताइएगा क्या कह रहे? सर मैंने ये कहा मीडियन को भी तो कह सकते हैं। मीडियन भी आएगा, वो आगे आएगा, और इनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा जब मीडियन को डिस्कस करें। अभी हम सर और चूंकि कर कितना मीन को डिस्कस पढ़ाएंगे? करें, बस ये लास्ट है ज्योमेट्रिक। ठीक है जी। ज्योमेट्रिक मीन आपने वैल्यूएट कैसे करनी होती है? ज्योमेट्रिक मीन आपने करना क्या है? सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है, सारी वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और आपने करना क्या है? ज्योमेट्रिक मीन निकालते हुए
आपने करना ये है कि उसको रेज टू पावर 1/n का देना है। n इज योर पॉजिटिव नंबर ऑफ वैल्यूज। आपने उसकी पावर क्या ले लेनी है 1/n। ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और उसके ऊपर पावर लिख दें 1/n। दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। बस ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब आप करेंगे जी लॉग लेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ। तो लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज बेसिकली इक्वल टू, लॉग में क्या होता है, ये पावर आपकी लॉग के शुरू में आ जाती है 1/n और हर वैल्यू का आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। ठीक है जी। ये आप अभी इतना ही करें। ज्योमेट्रिक मीन आप सिंपल ये समझें कि ये पहले वाला जो फॉर्मूला है 3.11, इसमें आपने करना क्या होता है, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना और रेज टू पावर 1/n। n इज बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है जी। अब किसी को कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई इस लेक्चर में से तो वो आप पूछ लें पूरे लेक्चर में से। सर ओपन एंडेड क्लास में से भी तो मीन निकल ही सकता है। अगर 75 है, फिर 90 है, और फिर 150 और 200 और 280 है, तो इनका मीन जी। निकल ही सकता है। नहीं, मीन तो निकल सकता है, ये पॉजिटिव वैल्यूज है ना सारी। तो आपने कहा था कि ओपन एंडेड क्लासेस का मीन नहीं निकलता। नहीं, ओपन एंडेड आप समझे नहीं है। ओपन एंडेड आप दोबारा समझ लें। ओपन एंडेड में आपके पास ना होता क्या है कि आपने जब ग्रुप डाटा का आपने मीन निकालना होता है तो आपने वाई आई निकालना होता है। वाई आई क्या होता है, लिमिट्स के दरमियान वाली वैल्यू। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, आप किसी भी क्लास का वाई आई निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और उसको आपने करना होता है 2 से डिवाइड, तो वो आपके पास वाई आई निकल आता है। तो जब आप ओपन एंडेड क्लासेस की बात करते हैं तो ओपन एंडेड क्लासेस में आपके पास जो टॉप की क्लास होती है जिसमें आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती है, यानी ये 75 एंड अबव, तो 75 की अगली कोई वैल्यू होगी तो इसकी दरमियानी वैल्यू निकलेगी ना इस क्लास की। समझ रहे हैं आप? यस जी सर, बताइए। समझ गया। हाँ, अगर कोई समझ दूसरी गया, वैल्यू समझ गया। 75 जिस तरह इसमें है ना 65 और 74 है, तो 74 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड बी द मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लास वाई आई। ठीक है, लेकिन इस केस में आपके पास अपर लिमिट है ही कोई नहीं, तो ये क्या है, आपकी ओपन एंडेड क्लास है। ये भी आपकी ओपन एंडेड क्लास है। तो ओपन एंडेड क्लास में आपके पास अरिथमेटिक मीन को वैलिडेट करना पॉसिबल नहीं है, या अगर है भी तो उसका और मेथड होता है, लेकिन आप ये समझें कि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती अरिथमेटिक मीन को वैलिडेट करने। ओके समझ सर। लगी अब? यस सर। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें।